वेलकम बैक नाजरीन। सैयद काशिफ मुस्तफ़ा डॉक्टर अयूब मेहर वेल नोन इकोनॉमिस्ट अगर मौजूद हैं इनका हाल पे बजट जवाब काशिफ, ये जो 484 अरब रुपए है इसका इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट यकीनन डॉक्टर साहब ने बताया कि जी मनी भी अब फाइनेंशियल मार्केट्स या कैपिटल मार्केट्स को भी आप देखते रहते हैं, उन पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? ये जो 1185 अरब रुपए का डेफिसिट है और जब इसकी फाइनेंसिंग जाएगी और 484 अरब रुपए तो सीधा सीधा बैंक से निकलेंगे, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट है? देखिए, हम अपने इस रीसेंट एक्सपीरियंस को देखते हैं कि इस साल अगर हम देखें तो टोटल एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो कमर्शियल बैंक के साथ हुआ। मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था कि जो बैंकिंग सेक्टर का ADR था वो 83% से नीचे आके 59% पे आ गया। यानी कि बैंक अपने कोर फंक्शन से निकलकर जो है वो अब कहाँ पहुंचे, IDR अगर आप देखें उनका वो 39% से बढ़ के 56% पे आ गया कि बैंकों ने अपने आप को सेफ एवेन्यू में लेकर गए और वो IDR बढ़ा, जिससे ये बात बहुत क्लियर इंडिकेट होती है कि बैंक्स अपने कोर फंक्शन को करने में नाकाम साबित रहे। एक तरफ तो इकॉनमी गिरती चली गई और दूसरी तरफ जो कमर्शियल बैंक अपना बहुत अहम किरदार अदा कर सकते थे वो अपने उस कोर फंक्शन से पीछे हटते चले गए। अब क्या होगा कि और इसी रिजम्बलेंस में हम स्टॉक एक्सचेंज में आ जाते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में भी इसके फिर बहुत ज़्यादा मनफी असरात मुरतब हुए। अब जब हमने ये बात शुरू की थी फाइनेंसिंग के हवाले से और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के हवाले से, आज सुबह भी मैंने एक शो पे जो कि स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग फ्लोर पे हुआ ये पॉइंट बताया कि 2002 में और 2003 में जब हमारा डेफिसिट 2.4% था तो उस वक्त की हुकूमत ने एक बड़ा करेजियस डिसीजन किया कि उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट को सिंगल डिजिट में ले आए। जब इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट में आया और फिस्कल मैनेजमेंट बेहतर थी, मॉनेटरी पॉलिसी ने उसको रेसिप्रोकेट किया तो फोर्सेस एक्टिवेट हुई, इकोनॉमिक फोर्सेस एक्टिवेट हुई और उसकी वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ना शुरू हुई तो स्टॉक मार्केट तो खैर उसकी रिफ्लेक्शन है। जब स्टॉक मार्केट उसकी रिफ्लेक्शन है और उसमें लिस्टेड कंपनीज के मुनाफे बढ़ने लगे तो फिर क्या हुआ कि हमारी स्टॉक मार्केट बढ़ती चली गई, उसमें एक्टिविटी बढ़ी। जब एक्टिविटी बढ़ती चली गई तो दुनिया भर में जो लंदन, अमेरिका, न्यूयॉर्क, सिंगापुर में जो इन्वेस्टर्स बैठे थे उन्होंने कहा कि ये कौन सी ऐसी जगह है कि जहाँ पर जो है वो जोन सी मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो हमारे पास रिकॉर्ड FIPI यानी जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो आना शुरू हुई। जब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बढ़ती चली गई तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्योंकि शॉर्ट से मीडियम टर्म होती है तो फौरन से फिर FDIs वाले लोग आए और फिर आप देखें टेलीकम्युनिकेशन में, बैंकिंग सेक्टर में $7 बिलियन रिकॉर्ड आपके पास रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आई। इसी असना में शौकत अजीज उस जमाने में फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने जान छुड़ाई IMF से और वो कहाँ चले गए, एक तो वो IPOs लाए, IPOs के बाद उन्होंने सेकेंडरी ऑफरिंग भी की, फिर वो इंटरनेशनल मार्केट में गए, उन्होंने वहाँ पे बॉन्ड्स, सुकूक, यूरोप, डिफरेंट बॉन्ड उन्होंने फ्लोट किए और तमाम पे जितना उनका रिक्वायर्ड अमाउंट था उससे ज़्यादा उन्होंने वहाँ पे रेस किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो GDRs पर आ गए और हमने फिर बहुत सारे GDRs लंदन स्टॉक मार्केट में देखे। इस तरीके से हुकूमत ने 6.5-7% की GDP को मैनेज किया। इसीलिए शौकत, जब मैंने अपनी बात शुरू की थी वो इसी चीज़ से बात शुरू की थी कि ये जो उल्टा साइकिल चलाया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से, जो हमारी एक आखिरी उम्मीद थी कि हो सकता है हफीज शेख क्योंकि उस कैबिनेट का हिस्सा थे, प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड में इनका बड़ा अमल दखल था, शायद ये उससे इंस्पिरेशन लेते हुए उस पॉलिसी को अब दोबारा से रिपीट कर जाएं और ये थोड़ा सा गवर्नमेंट को बताएं कि जी थोड़े से मुश्किल डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। हम इस पॉलिटिकल ब्राइब पर, हम इस एक्सेसिव एलोकेशन पर मजीद तबाह करेंगे। मेरी बात सही, जिसका इवन आवाम को फायदा नहीं होगा बल्कि आपको मजीद नुकसान होगा। अब इसका उल्टा साइकिल चलाइए। उल्टा साइकिल ये होगा कि फिर से कमर्शियल बैंक से जो जितने पैसे बताए हैं, मैं आज आपको एडवांस में बताने को तैयार हूँ कि 200 से 300 अरब रुपए इससे ज़्यादा ही लिए जाएंगे, इससे कम नहीं लिए जाएंगे। सेंट्रल बैंक के साथ भी यही ट्रीटमेंट होगा। कोई एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का आपके पास होप मौजूद नहीं है। तमाम ममालिक ने हमें पैसे देने से मना किया हुआ है। तमाम जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके कंसर्न्स हैं। हम या तो IMF के पास दोबारा बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशंस में जाएंगे। जब कमर्शियल बैंक जो हैं वो सारा पैसा यहाँ पर लगाएंगे तो लामहला इंटरेस्ट रेट को ऊपर रखना पड़ेगा गवर्नमेंट को उनके इंटरेस्ट के लिए। तो फिर क्या होगा कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी मजीद स्लो डाउन का शिकार होगी। और आप देखिएगा कि इस एनर्जी क्राइसिस के साथ, जिसके लिए उन्होंने 183 अरब रुपए रखे हैं, जो मेरी समझ में नहीं आता कि वो किस तरीके से उसको टैकल करेंगे। 183 अरब रुपए 250 से कम करके इन्होंने एलोकेशन दी है। ये एनर्जी क्राइसिस मजीद ट्रिगर होगा।
बैंक्स मजीद बैकफुट पे जाएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी मजीद स्लो डाउन होगी और इसका फिर अल्टीमेट इम्पैक्ट पड़ेगा शौकत आपके टैक्स रेवेन्यूज पे, कि आपके टैक्स रेवेन्यूज होंगे। तो एक हम पूरा डिटेल प्रोग्राम आपके साथ कर चुके हैं जिसमें हमने सिर्फ एफिशिएंट फिस्कल मैनेजमेंट की बात की थी। आज मैं उसी बात को फिर रिपीट कर रहा हूं क्योंकि फिस्कल मैनेजमेंट तमाम बुराइयों की, तमाम खराबियों की जड़ है। अगर आप उसको बेहतर करते हैं तो एवरीथिंग विल बी। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि अभी थोड़ी देर पहले शायद इसी से मिलता जुलता तासुर मैंने एक और प्रोग्राम में भी दिया था, लेकिन आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, काशिफ जिस तरह एक्सप्लेन कर रहे थे तो मैं मतलब एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मैं थोड़ा सा घबरा रहा हूँ इस बात से कि 4.2% का जीडीपी ग्रोथ का टारगेट था इस साल का, जो कि 3.7% अचीव हुआ। अब दोबारा 4.3% का टारगेट है, लेकिन इन्होंने कहा कि जी ये तो उल्टी गंगा बहना शुरू हो गई है, तो फिर क्या सक्सेस स्टोरी रहेगी एट द एंड ऑफ द ईयर? देखिए लास्ट ईयर जब बजट आया था तो उस वक्त आप ही का प्रोग्राम में मैंने एक चीज़ मेंशन की थी, मुझे वो आज भी याद आ रही है कि इन्होंने जो टारगेट सेट किए थे इंडस्ट्री के, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट का और जीडीपी की ग्रोथ रेट का, तो मैंने उस वक्त मेंशन किया था कि ये तो टारगेट ही जो है इतना कम टारगेट है, ये अगर अचीव हो भी गया तो कोई हमने कोई अचीवमेंट नहीं की, इसलिए कि ये हमारा हिस्टोरिकल, क्योंकि उससे पिछले साल वो कहीं ज़्यादा नेगेटिव में गया था, कहीं नेगेटिव था और दूसरा माइनस में चला गया था उससे वही। हाँ। अच्छा अभी भी लॉन्ग टर्म का जो है वो 1.8 है, ये 3.6 जो इंडस्ट्री का बता रहे हैं वो पूरी इंडस्ट्री का नहीं है। ठीक। अच्छा दूसरा ये कि अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें ना पाकिस्तान का हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट, तो आपको लेट 80s तक जो है वो 6-7 के दरमियान आपको ग्रोथ नज़र आती है। सही। 6-7% तो हमारा हिस्टोरिकल रहा है ना, कोई ऐसी बात नहीं थी। फिर अभी काशिफ साहब ने एक जो चीज़ इंडिकेट की कि इंटरेस्ट रेट कम करने के बाद, मैं आपको रिकॉर्ड के तौर पे बता रहा हूँ एज ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड, कि जो टोटल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो थी वो $7 बिलियन के करीब पहुँच गई थी, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड पीक थी। सही। और इस पीक के बाद क्या हुआ कि वो जो आपका ग्रोथ रेट था हिस्टोरिकल, जो आप 80s में जिससे को पीछे छोड़ चुके थे, 6-7 पे आप नहीं रहे थे, आप 3-4 पर आ गए थे, 2% पर आ गए थे। जिस साल ये 7 आपकी $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट रही, उस साल का आपका ग्रोथ रेट आप देखिए 6.5% रहा है। जीडीपी का ग्रोथ रेट 6.5% था। जब इन्वेस्टमेंट होगी तो जीडीपी ग्रो करेगी आपकी। ठीक। तो अब जो ये टारगेट सेट कर रहे हैं कि 3.6, 4.2, 4.3, ये तो टारगेट एक तो कम होता है, फिर वो टारगेट भी अचीव नहीं होता। तो जब आपका ये टारगेट ही अचीव नहीं हो रहा, और आप हुआ क्या है अल्टीमेटली कि आपका जब ग्रोथ रेट डिक्लाइन किया, एक वक्त ये था कि 80s तक आपका ग्रोथ रेट, जीडीपी का ग्रोथ रेट साउथ एशिया में श्रीलंका को छोड़कर सब कंट्री से ज़्यादा था। इंडिया से हमारा हमेशा ज़्यादा रहा। फिर ये हुआ कि लेट 80s में 89, 88 में इंडिया का ग्रोथ रेट आपसे ज़्यादा होना शुरू हुआ, और फिर अब स्टेज ये पहुंच गई है कि हमारी पर कैपिटा इनकम बहरहाल इंडिया से ज़्यादा रही थी, लेकिन गुज़िश्ता 8 सालों से हमारी पर कैपिटा इनकम भी उससे कम हो गई है। तो ये तो जो ग्रोथ रेट हम सेट कर रहे हैं वो कोई इतना अट्रैक्टिव ग्रोथ रेट वैसे भी नहीं है। सही। और इंडस्ट्री में जितनी आपको ग्रोथ चाहिए वो वो आप सेट ही नहीं कर रहे। काशिफ आपसे क्वेश्चन करूंगा, ब्रेक का इशारा हुआ है, मुझे ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। प्रोग्राम में एक शॉर्ट ब्रेक, जो ब्रेक है वो काशिफ मुस्तफ़ा का बजट के हवाले से सवाल, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।